स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे द बैटल ऑफ प्लासी। प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने देखा द बैटल ऑफ प्लासी फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी हिस्ट्री क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। हमने अपने प्रीवियस इस चैप्टर में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे EIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना जो ट्रेड है उसे स्टार्ट किया है ना, वो कैसे स्टेब्लिश हुई ईस्टर्न पार्ट में, राइट। उसने कैसे क्वीन एलिजाबेथ से राइट लिया है ना, सोल राइट किस चीज के लिए? ईस्टर्न एरियाज में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सोल राइट लिया और सोल राइट लेने के बाद भी कुछ कॉम्पिटिटर्स थे कंपनी के सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कुछ कॉम्पिटिटर्स फिर भी थे, है ना। तो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे compete किया, और फिर हमने उसके प्रीवियस लेक्चर के हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि कैसे बंगाल में उन्होंने अपना जो है अपना वर्क एस्टैब्लिश किया बंगाल में, ठीक है। इन 1651 है ना, 1650 समथिंग उन्होंने अपना जो वर्क है, उन्होंने जो अपना एम्पायर है उसको स्टैब्लिश किया बंगाल में। और आपने देखा था वहां पर कि कैसे उन्होंने जो जमींदारी जो सिस्टम है ना, जमींदारी सिस्टम को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था पूरा का पूरा। जो मुगल एम्पायर से उन्हें वो ब्राइब देके और जमींदारी सिस्टम को कब्जे में कर चुके थे। आपको याद है औरंगजेब से उन्होंने फरमान इशू करवाया था कि वो अब ट्रेड तो करेंगे बट वो कोई भी टैक्स नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें जब हुई और जो बंगाल के जो नवाब हैं वो इन सारी चीजों से खुश नहीं थे। आपको याद है मुर्शिद कुली खां, उन्होंने इन सभी चीजों का विरोध किया था, है ना। ये जो ब्रिटिशर्स की जो स्ट्रेटेजी थी इसका जब उन्होंने विरोध किया तो बेटा ये जो बैटल ऑफ प्लासी है इसका ग्राउंड मीन्स इसका बेस वहीं से रेडी हुआ, है ना। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये 1757 से स्टार्ट हुआ। देखिए बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि हिस्ट्री में कोई भी इवेंट होता है या कोई भी बैटल होता है तो वो एक दिन में स्टार्ट नहीं होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये जो कंपनी की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज थी अभी तक जो हमने पढ़ा अपने प्रीवियस लेक्चर में, वो जैसे जैसे बढ़ती गई तो उसका जो रिजल्ट सामने आया बैटल ऑफ प्लासी के रूप में, राइट। देखिए बेटा अलीवर्दी खां डाइड इन 1756। अलीवर्दी खां जो है उनकी डेथ हुई 1756 में। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आए? अलीवर्दी खां आए, है ना, और उनकी डेथ 1756 में हुई। उसके बाद सिराजुद्दौला बिकम द नवाब, सिराजुद्दौला नवाब बने, राइट। सिराजुद्दौला नवाब बने बट जो कंपनी है वो क्या चाहती थी? देखिए कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड नीड ऑन a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges, है ना, trade concessions and other privileges। जो कंपनी थी वो क्या चाहती थी? एक पपेट रूलर चाहती थी। पपेट जानते हैं ना बेटा, पपेट शोज आपने देखे होंगे। जो पपेट होते हैं वो खुद के कंट्रोल में होते हैं क्या? नहीं, जो पपेट्स होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कंपनी कैसा रूलर चाहती थी? एक पपेट रूलर चाहती थी। पपेट रूलर मींस ऐसा रूलर जो सिर्फ नाम का रूलर हो और उसे पूरा का पूरा कौन कंट्रोल करे? कंपनी कंट्रोल करे, ठीक है। ताकि कंपनी को क्या मिले? जब पपेट रूलर मिलेगा तो उसे ट्रेड में भी कंसेशन मिल जाएंगे, है ना, ट्रेड में कंसेशंस मिल जाएंगे और दूसरी चीजें भी उसे मिलती रहेंगी, दूसरे अधिकार भी उसे मिलते रहेंगे, ठीक है। जब उन्हीं का ही कोई पर्सन रूल करेगा, है ना, उन्हीं का ही पर्सन उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर रूल करेगा तो ये सारी चीजें कंपनी को मिलती रहेंगी। तो बट जब सिराजुद्दौला रूल कर रहे थे तो कंपनी की ये जो इच्छाएं है ना पपेट रूलर वाली वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। सिराजुद्दौला ने साफ साफ कह दिया, देखिए सिराजुद्दौला आज द कंपनी टू क्या कहा? स्टॉप मैडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। वो तुम हमारे राज्य के पॉलिटिकल अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर करना बंद कर दो, है ना। स्टॉप फोर्टिफिकेशन,
उन्होंने कंपनी को क्या कहा कि किलेबंदी करना बंद कर दो, फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया था ना कंपनी ने, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। और क्या कहा सिराजुद्दौला ने, पे द रेवेन्यू, और तुम हमें रेवेन्यू भी पे करो, है ना। रेवेन्यू, उन्होंने टैक्स देना बंद करा था, तो जब उन्होंने टैक्स देना बंद करा था तो बंगाल को बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ था। तो ये तीनों चीजें सिराजुद्दौला ने कंपनी से कही, राइट। अब जब अंग्रेजों को ये सारी चीज समझ नहीं आई, क्योंकि उन्हें तो एक पपेट रूलर चाहिए था ना, तो क्या हुआ बेटा, नवाब ने अब इतनी चीजें कही, और उसके बाद जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्होंने क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाजार में स्टैब्लिश थी, है ना, अपने 30,000 सोल्जर्स को लेकर उन्होंने अटैक किया। कहां पर, इंग्लिश फैक्ट्री में जो कि कासिम बाजार में थी, राइट। ये क्रॉसमेस फाइट हुई, ठीक है। अब उन्होंने वहां से क्या किया, पूरी की पूरी उनकी जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उसे स्पॉइल कर दिया, है ना, और इंग्लिश ऑफिसर्स जो थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और उनके जो ट्रेड्स थे, है ना, उसका वहां कासिम बाजार से रिलेटेड जो भी उनकी ट्रेड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज थी उन सबको खत्म कर दिया, राइट। उसके बाद सिराजुद्दौला कहाँ गए, कोलकाता में गए, और कोलकाता में भी जो कंपनी है उसे हार हाथ लगी, है ना, वहां पर भी कंपनी को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। यहां पर भी ये हारे और यहां भी हारे। नाउ अब कंपनी ने क्या सोचा, मद्रास में, है ना, मद्रास में उन्होंने एक फोर्स बनाई, किसके अंडर, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर, राइट। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में उन्होंने एक फोर्स रेडी की मद्रास में, और यहीं से क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के समय से ही क्या हुआ, 1757 में प्लासी का जो है बैटल वो स्टार्ट हुआ, राइट। अब बेटा देखिए प्लासी नाम क्यों पड़ा यहाँ पर, प्लासी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो पलाश के जो फूल होते हैं बेटा, है ना, पलाश के फ्लावर्स होते हैं रेड कलर के, बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं जिससे कलर बनाए जाते हैं ना, होली के रंग भी बनाए जाते हैं। तो एक्चुअल में इसका नेम तो क्या था, पलासी, राइट, पलासी, क्योंकि पलास के फ्लावर वहां पे बहुत ज्यादा थे उस एरिया में, तो इसका नेम पलासी था। बट कंपनी के लोग मीन्स ब्रिटिशर्स का कन्वर्सेशन कैसा था, प्लासी, तो ऐसा उनके कन्वर्सेशन की वजह से इसका नेम क्या पड़ा बेटा, उनकी कन्वर्सेशन या कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो पलासी की जगह क्या प्रोनाउंसिएशन करते थे, प्लासी करते थे, तो प्लासी नेम पड़ा इसका, राइट। नाउ रॉबर्ट क्लाइव किसकी साइड से थे, यहाँ पर कंपनी की साइड से, है ना। रॉबर्ट क्लाइव और जो सिराजुद्दौला है उन दोनों के बीच में बैटल हुआ, कौन सा, प्लासी का, है ना। बट यहां क्या हुआ बेटा, जो सिराजुद्दौला है वो हारे और रॉबर्ट क्लाइव या कंपनी जीत गई। यहां पर सिराजुद्दौला की हार का एक मेजर रीजन क्या था बेटा, जो मीर जाफर जो थे वो कौन थे, सिराजुद्दौला के कमांडर थे। कौन थे बेटा, कमांडर। तो सिराजुद्दौला के कमांडर जो मीर जाफर थे, इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया। कैसे किया, जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने मीर जाफर से क्या कहा कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। रॉबर्ट क्लाइव ने किससे कहा, मीर जाफर से। मीर जाफर कौन थे, सिराजुद्दौला के कमांडर। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के कमांडर मीर जाफर से कहा कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और हम लोग मिलकर के सिराजुद्दौला को हरा देंगे, और अगर सिराजुद्दौला हार गए तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। किसे नवाब बना देंगे, मीर जाफर को, ठीक है। तो नवाब बनने की लालच के कारण जो मीर जाफर है वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए, और उन्होंने एक अपनी बहुत बड़ी आर्मी लेकर वो ये जो बैटल है इसमें गए नहीं, है ना, जाने से ना कर दिया मीर जाफर ने। इस वजह से सिराजुद्दौला की यहाँ पर हार हुई। अब जब सिराजुद्दौला हारे तो अगले नवाब कौन बने, मीर जाफर, ठीक है बेटा। मीर जाफर बिकम नवाब, मीर जाफर नवाब बने। अब मीर जाफर अंग्रेजों को किस रूप में मिले थे, क्या चाहते थे, वो एक पपेट रूलर चाहते थे ना, पपेट रूलर। तो मीर जाफर अंग्रेजों को एक पपेट रूलर के रूप में मिले। अब मीर जाफर ने, देखिए बेटा, बहुत समय तक अंग्रेज जैसा कहते थे, बिल्कुल वो वैसा ही करते थे, बट जो रूलर होता है उसे अपने जो लोग हैं, है ना, अपने जो स्टेट के लोग हैं उनके सामने, उनके नजरों के सामने भी तो अच्छा बनना जरूरी होता है ना। तो ऐसे कुछ रीजन ऐसे भी हुए जहां ये हर बात
नहीं मान पाए उनकी कंपनी की, राइट। तो जब इन्होंने उनका विरोध करना स्टार्ट किया, कंपनी का विरोध करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने किनको फिर रूलर बनाया, मीर कासिम को, है ना। मीर कासिम को, मीर जाफर के बाद इन्होंने मीर कासिम को नवाब बनाया। और जब मीर कासिम ने भी जब कंप्लेन की तो 1764 में है ना, बैटल ऑफ 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्हें बंगाल से भगा दिया गया। किसे? मीर कासिम को। ये हार गए और इन्हें बंगाल से भगा दिया गया। और कंपनी ने फिर से क्या किया, मीर जाफर को रीइंस्टॉल किया, है ना। फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया, है ना। फिर से जब ये नवाब बने और उसके बाद 1 ईयर के बाद 1765 में इनकी भी डेथ हो गई, राइट। अब देखिए, अब कंपनी ने क्या सोचा कि इन्हें लग रहा था कि जो हमने जो पपेट रूलर्स बनाए हैं ना, जो रूल करते हैं, हमारा कहना हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं, बट कई बार होता है कि वो उनका विरोध भी करते हैं ना। जैसे यहाँ पर मीर कासिम ने भी कंप्लेन की थी, है ना। तो अब कंपनी को ऐसा लगा कि अब हमें खुद ही रूल करना चाहिए, है ना। अब हमें किसी दूसरे रूलर को किसी दूसरे रूलर के जरिए नहीं, हम डायरेक्टली अब रूल करेंगे। तो अब इन 1765, है ना, 1765 में मीर जाफर की डेथ के बाद क्या हुआ, फाइनली मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान, है ना। जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने कंपनी को एज अ दीवान अपॉइंट कर दिया, ओके, ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल का दीवान अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो अब डायरेक्टली कंपनी के जो लोग थे वही क्या बने बेटा, नवाब बने, राइट। कंपनी के लोगों ने ही नवाब बनकर रूल करना स्टार्ट किया। नाउ अब देखेंगे हम कंपनी रूल एक्सपेंड, कंपनी ने कैसे अपने रूल को एक्सपेंड किया। लेट्स सी, फ्रॉम 1757 to 1857 मीन्स ये जो 100 ईयर हैं, इन 100 ईयर्स में सर्टेन की एस्पेक्ट्स, है ना, अलग अलग की एस्पेक्ट्स दिखाई दिए। किसके? कंपनी के। देखिए क्या थिंकिंग थी उनकी, क्या स्ट्रैटेजी थी। कंपनी रेयरली लॉन्च्ड डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। जो कंपनी है वो बहुत मुश्किल से, मतलब रेयरली वो क्या करती थी, मिलिट्री अटैक करती थी। कंपनी ऐसा नहीं करती थी कि उसे कोई भी स्टेट चाहिए। उसका देखिए मेन मोटिव क्या था, अपना जो एम्पायर है उसको क्या करना था, ब्रॉडन करना था, है ना। अपने एम्पायर को वो ब्रॉडन करना चाहती थी। तो अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए वो डायरेक्टली मिलिट्री के जरिए वो अटैक नहीं करती थी, जबकि क्या करती थी, यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स, है ना। अलग अलग तरह की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज करती थी कंपनी, है ना। तो इन्हीं स्ट्रैटेजीज का यूज करते हुए, ऐसी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज का यूज करते हुए वो अपने जो एम्पायर है उसको ब्रॉडन करना चाहती थी। देन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764, कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। अब देखिए कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या किया, 1764 में रेसिडेंट्स अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे रेसिडेंट्स का मतलब क्या है देखते हैं। द कंपनी ऑफिशियल बिगन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट्स। देखिए बेटा रेसिडेंट्स कौन, इंडियन स्टेट्स में वो क्या करते थे कि अपनी कंपनी का एक पर्सन बिठाते थे, ठीक है। इंडियन स्टेट में उनकी कंपनी का एक पर्सन होता था, है ना। वो क्या करता था कि उस पर्टिकुलर स्टेट के जितने भी इंटरनल अफेयर्स होते थे ना, उनके बारे में वो क्या करता था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता था, है ना। ताकि सारे के सारे जो राइट्स हैं, धीरे धीरे सारे इंटरनल अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होने के बाद सारे जो राइट्स हैं वहां पे उस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं धीरे धीरे जो है कंपनी ही लेने लगी थी, है ना। कि कौन सा पर्सन, है ना, रूल करेगा, कौन सा रूलर होगा और क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, है ना, क्या क्या प्लानिंग होगी स्टेट से रिलेटेड। सारी इंटरनल अफेयर्स को जानने के बाद यहाँ कंपनी ने रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पर उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, रेसिडेंट्स, है ना, वो रेसिडेंट्स अपॉइंट करती थी, राइट। नाउ कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस, है ना। देखिए अब सब्सिडरी अलायंस भी फोर्स करने लगी थी कंपनी। वो क्या है बेटा, देखिए
इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। जो इंडियन रूलर्स थे ना वो अलाउड नहीं थे कि वो अपनी खुद की आर्म फोर्स रखें, है ना, अपनी खुद की आर्मी रखने के लिए अलाउड नहीं थे। अब भाई इंडियन रूलर्स अपनी आर्मी नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे जब बैटल्स होंगे? तो देखिए, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। जो कंपनी थी बेटा, सब्सिडरी अलायंस में कंपनी ने क्या किया? इंडियन रूलर से कहा कि भाई आप अपनी खुद की आर्मी मत रखो, है ना। कंपनी ने क्या कहा? आप अपनी खुद की आर्मी अपनी आर्मी आपको नहीं रखनी है, अपनी आर्मी आपको नहीं रखनी। तो फिर क्या होगा? तो कंपनी ने कहा कि जब भी आप पर अटैक किए जाएंगे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मीन्स हमारी कंपनी की जो आर्मी है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो बेटा देखिए, फिर इंडियन रूलर्स क्या सोचते थे फिर यहाँ पे कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है ना। उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो बहुत अच्छा है, हमें भी अपनी जो आर्मी है उनका मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा और हमें तो आसानी से क्या हो जाएगा? आर्मी मिल जाएगी, बनी बनाई आर्मी मिल जाएगी। तो इंडियन रूलर्स एग्री हो जाते थे, है ना, और इस चीज के लिए एग्री हो जाते थे, सब्सिडरी अलायंस के लिए, है ना। तो अब आप सोचो कि क्या इतनी आसानी से जो कंपनी है अपने जो आर्म फोर्स है उन्हें दे देगी क्या रूलर्स को? नहीं। उसके बदले वो क्या चाहती थी? ये जो रूलर्स है ना, रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। उन्हें इसके बदले में क्या करना पड़ता था? कंपनी को पे करना पड़ता था। कंपनी ने कहा रूलर से कि आप अपनी खुद की आर्मी मत रखो, जब भी आपको आर्मी की नीड होगी हम आपको आर्मी देंगे, ठीक है। तो रूलर्स को आर्मी मिलती थी, जब भी उन पर अटैक होते थे तो उसके बदले में क्या करना होता था? उन्हें सब्सिडरी फोर्सेस है ना, उन्हें पे करना होता था। कंपनी रूलर से पैसा लेती थी। तो बेटा देखिए यहाँ पर एक और इस चीज का ड्रॉबैक क्या होगा कि कंपनी दूसरे लोगों से तो बचा लेगी, लेकिन अगर जब कंपनी खुद अगर अटैक कर दे कभी इन पे, है ना, इंडियन रूलर्स पे, तो इन्हें कौन बचाएगा, है ना। एक वो चीज भी थी। देन अब देखिए कि जब इन्हें पेमेंट करना होता था सब्सिडरी अलायंस में, जब पेमेंट करना होता था और अगर कभी कोई रूलर पे नहीं कर पाए तो उस सिचुएशन में क्या होता था? देखिए, व्हेन द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक पेमेंट देन पार्ट ऑफ टेरिटरी वाज टेकन अवे। उनकी जो टेरिटरी थी, है ना, उनका जो साम्राज्य था उसका पार्ट उनसे छीन लिया जाता था। कई बार ऐसा होता था कि इंडियन रूलर नहीं टाइमली पे नहीं कर पाते थे, है ना, तो उनकी जो टेरिटरी है वो उनसे ले ली जाती थी। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल सामने आए हैं ना बेटा। देखिए ये जो सिस्टम था सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम था, सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम था वो किसके समय का था? रिचर्ड वेलेजली के समय का था, राइट। रिचर्ड वेलेजली उस समय कौन थे बेटा? गवर्नर जनरल थे। तो रिचर्ड वेलेजली ने नवाब ऑफ अवध, है ना, नवाब ऑफ अवध जो कौन थे? सुजाउद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला नहीं बेटा, कौन है ये? सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला यहाँ पर थे, ये कौन है? सुजाउद्दौला। यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि किन लोगों से उनकी टेरिटरी छीन ली गई थी, है ना, जब वो सब्सिडरी फोर्सेस को, सब्सिडरी अलायंस को पे नहीं कर पाए थे। तो रिचर्ड वेलेजली ने नवाब ऑफ अवध जो कि सुजाउद्दौला थे और हैदराबाद से उनकी फोर्सेस क्या कर ली थी? उनकी हाफ फोर्सेस और हाफ टेरिटरी उनकी छीन ली थी, है ना, जब ये लोग ऐसे अलायंस पे नहीं कर पाए थे। तो राइट, तो ये था बेटा द बैटल ऑफ प्लेसी, कंप्लीट बैटल ऑफ प्लेसी, और कंपनी ने कैसे अपना रूल एक्सपेंड किया, राइट। अब हम अपने अपकमिंग वीडियोस में हम टीपू सुल्तान के बारे में और मराठास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।